नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस क्लास में आज हम लोग कांग्रेस से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईसीएस अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। इन्होंने वर्ष 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया था, जो आगे चलकर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो कि एक पूर्व आईसीएस अधिकारी थे, यानी असैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वही इसके महासचिव थे, यानी महासचिव वर्ष 1885 में A.O. ह्यूम थे। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बात की जाए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी और इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल वर्ष 1884 से वर्ष 1888 तक रहा था। अगला प्रश्न है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने यह कहा था कि यह अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है और उसका उपहास उड़ाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो दिए गए ऑप्शन में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी वर्ष 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। था क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसी का एक अधिवेशन वर्ष 1885 में आयोजित हुआ था। इस वजह से वे इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन की, तो इसका आयोजन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसमें कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन 436 प्रतिनिधियों में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे। बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की, तो प्रथम सम्मेलन में केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वहीं तीसरे सम्मेलन में 81 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए वर्ष 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था। तो 1889 में भारतीयों के मामले से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी, जिसे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया कहा गया था। इस कमेटी का सभापति विलियम डिग्वी को बनाया गया था। इस समिति ने इंडिया नामक एक पत्र भी निकाला था, जिसके माध्यम से भारतीयों के सभी मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराया जाता था।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि वर्ष 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो दिए गए ऑप्शन में सर सैयद अहमद खां कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, बल्कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के प्रबल विरोधी रहे थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बात की जाए लाला लाजपत राय की, तो वे वर्ष 19 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। वहीं मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। अगला प्रश्न है लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाल, बाल, पाल जिसे त्रिगुट कहा जाता था, इनमें से लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? तो दिए गए ऑप्शन में श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वे वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी 27वें अधिवेशन में जो A.O. ह्यूम थे, उन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो यह अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष R.M. मुधोलकर थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा यह स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो उपर्युक्त जो स्टेटमेंट है वह लाला लाजपत राय का था। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो उपर्युक्त जो स्टेटमेंट है वह लॉर्ड कर्जन का था। अगला प्रश्न है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? बीजी तिलक नहीं, NC केलकर ये सही है, CR दास ये भी नहीं और IB सेन ये भी सही है। यानी कांग्रेस के
संविधान के लिखने हेतु NC केलकर और IV सेन को चुना गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, यह ऑप्शन सही है। हालांकि लॉर्ड विलिंगटन जब वर्ष 1915 के बम्बई अधिवेशन में शामिल हुए थे, उस समय वे भारत के गवर्नर नहीं थे, बल्कि वे बम्बई के गवर्नर थे। लॉर्ड विलिंगटन आगे चलकर भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। नागपुर अधिवेशन में सदस्यता शुल्क जो था वो 4 आना रखा गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बन सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन जो कि वर्ष 1920 में आयोजित हुआ था, इसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इसमें कांग्रेस ने रियासतों के राजा से कहा था कि उसकी प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है, कांग्रेस के नागपुर सत्र वर्ष 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये सही है। दूसरा है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1922 में चित्तरंजन दास जो कि जेल से छूटकर आए थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी? तो महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। बहुत अच्छा, इसमें पूछा गया है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तिथियां अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, यानी तिथि के अनुसार लगाना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। पहला है महात्मा गांधी, तो ये वर्ष 1924 में अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे, वर्ष 1929 और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार आयोजित हुआ था, एक बार अप्रैल में और एक बार दिसंबर में, दोनों बार जवाहरलाल नेहरू बने थे। वल्लभ भाई पटेल वर्ष 1931 में अध्यक्ष बनाए गए थे, वहीं सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में अध्यक्ष बनाई गई थी। तो सबसे पहले आ जाएंगे महात्मा गांधी, इसके बाद आएंगे सरोजनी नायडू, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 का अधिवेशन जहां पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी वह बेलगांव में आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं, वहीं सूची 2 में कांग्रेस की जो सभाएं हुई थी उस स्थान का नाम और वर्ष दिए गए हैं। तो बात की जाए अबुल कलाम आज़ाद की, तो इन्होंने रामगढ़ 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने कानपुर 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो इन्होंने अमृतसर 1919 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही आर्थिक नियोजन से संबंधित राष्ट्रीय नियोजन समिति स्थापित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वे सबसे पहले वर्ष 1923 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद अबुल कलाम वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और स्वतंत्रता के पहले सबसे लंबे समय के कार्यकाल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद ही थे।
अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बात की जाए डॉक्टर M.A. अंसारी की, तो ये मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनाई गई थी। वहीं सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार वर्ष 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वह अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन 1919 था। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध किया था। इसके बाद अगले वर्ष यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो बात की जाए नरम दल के नेताओं की, तो वे राजा वामबद्ध आंदोलन की नीति अपनाते थे। तो यह नीति होती क्या है? इसके तहत प्रशासन में भागीदारी की मांग की जाती थी तथा लोगों को राजनीतिक चेतना के लिए जागृत किया जाता था। प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, यानी कांग्रेस की जो फूट हुई थी जिसमें नरम दल और गरम दल कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, तो उसमें नरमपंथी जो थे वो कहाँ से थे? तो नरमपंथी अधिकतर शहरी क्षेत्रों से थे। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने की मांग हमेशा दादा भाई नौरोजी करते आए थे। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और सरदार उधम सिंह ये उग्रपंथी थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नेताओं में नहीं आते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो दिए गए ऑप्शन में बिपिन चंद्र पॉल एक उग्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानाडे ये नरम दलीय हैं। वहीं बाल गंगाधर तिलक गरम दलीय नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनैतिक गुरु माना था? तो जो इटली के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं मैजनी, उन्हें लाला लाजपत राय ने अपना राजनैतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने मैजनी की एक रचना थी जिसका नाम था द ड्यूटीज ऑफ मैन, उसका उर्दू अनुवाद भी किया था। उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वे कौन थे? तो दिए गए ऑप्शन में लाला लाजपत राय उपर्युक्त सभी कार्यों से जुड़े थे। प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। पूछ लिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी।
इनके केसरी नामक जो समाचार पत्र था उसमें छपी कुछ बातों के लिए इन्हें देशद्रोह का आरोपी बनाया गया था और इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व और शिवाजी पर्व की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु अगस्त 1920 में हुई थी। और महात्मा गांधी के साथ शौकत अली, इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू ने भी बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। इसी समय हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमने कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के लिए इतना ही। घटना चक्र पूर्वावलोकन की ये जो सीरीज चल रही है, इससे संबंधित यदि आपकी कोई शिकायत, कोई सुझाव या कोई राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।